हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में जुटे हुए होंगे। जैसा कि आप सब जानते थे कि डेली यहाँ पर रात्रि के 9 बजे क्या होता था, संडे के दिन टैलेंट खोज प्रतियोगिता होता था, है ना। डेली संडे को यहाँ टैलेंट खोज प्रतियोगिता होता था, तो आज नहीं हो पाया है ना। चूंकि रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कंटिन्यू 2-3 दिन से फीवर है ना। बट अभी नॉर्मल जैसे हो जाएगा तो संडे को आपका नेक्स्ट संडे को कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, आपका टैलेंट खोज प्रतियोगिता आज नहीं है, लेकिन जो सीडीपी का मैंने आज जो क्वेश्चन रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपका मेगा टेस्ट है। क्या है आज आपका टेस्ट है ना। आप समझ लीजिए कि आज मेरा टेस्ट है। हाँ, आपको इसमें टैलेंट बच्चों को नहीं खोजा जाएगा, लेकिन आपका टेस्ट रखा गया है। और किसका? आज सीडीपी का टेस्ट है। तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर जो करेंगे वही आंसर मान्य होंगे, है ना, इस मेगा टेस्ट में। और क्या होगा इसमें कि आप लोग आंसर जैसे करेंगे, मेरे करने के पहले करेंगे और अपने नंबर लिखते जाइएगा, है ना। कि जो मैम बता रही है उसके पहले से आप लोग आंसर करेंगे और अपने नंबर लिखते जाइए जितने आपके सही होंगे, ठीक। लास्ट में सभी फ्रेंड्स अपना अपना नंबर बताएंगे मुझे आज, ठीक है। क्या करेंगे लास्ट में अपने अपने सभी नंबर लोग अपने यहाँ पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपने अपने नंबर। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप लोग अपना नाम और नंबर दोनों लोग यहाँ पर दोनों चीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मुझे आज काफ़ी मिस कर रही हूँ मैं भी टैलेंट खोज प्रतियोगिता से, लेकिन रीज़न ये है कि थोड़ा फीवर थी तो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट संडे को कराया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना, स्वस्थ रहिए तो सब कुछ अच्छा रहा तो। चलिए, तो आपको मालूम है कि डेली क्लासेस यहाँ पर कितने बजे रहती हैं। यहाँ पर डेली क्लासेस रात्रि के 9 बजे रहती है ना। संडे हो या मंडे आपको डेली क्लासेस यहाँ पर देती हूँ मैं, कोई रीज़न ना हो जाए तो, है ना। मॉर्निंग की क्लास आपकी चलती थी यहाँ पर, तो मॉर्निंग की क्लास आपको 2 दिन से यहाँ पर नहीं दी जा रही है। रीज़न यही है ना, कि बस स्वस्थ नहीं थी मैं, तो इसलिए नहीं दे पाई हूँ मॉर्निंग की क्लास। आपको देने वाली हूँ जस्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर, है ना। तो आपको क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी मॉर्निंग की, बट 2 दिन तो अभी नहीं दे पाई हूँ, इसका मुझे खेद है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। सबसे पहले आप जाइए अपने सभी फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया पे आप लोग यहाँ पर जो स्टेटस है अपने अपलोड कर दीजिए, है ना। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आप यहाँ पर लाइव रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए। चैनल का लिंक शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त, आपके भाई मित्र सभी लोग जुड़ पाएँ। चलिए, तो पहला प्रोसेस जान लीजिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ये बेल आइकन जो आपको बेल दिख रहा है इसको आप क्लिक करें, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बेल आइकन भी प्रेस हो जाएगा, है ना। क्लासेस को यहाँ पर लाइक करके जाइए, लाइक कम रहता है ना, जाने क्यों आप लोग लाइक कम करके जाते हैं। शेयर करना आपका दायित्व है, मोरल है, सोशल है ना, इमोशन भी साथ में है ना, कि मैम का सपोर्ट भी करना, तो सब कुछ आपके यहाँ पर मूल्यों की बात की गई है, शेयर भी करना है। चलिए, तो ये लिंक दी हुई है, लिंक देख लीजिए, है ना। ये चैनल की लिंक है, ये टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये व्हाट्सएप के ग्रुप का है। ये सीडीपी प्रैक्टिस आज होने वाला है जो आपके टेस्ट के तौर पर है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके लिए प्रतिबद्ध हूँ तैयारी कराने के लिए, तो आप लोग भी प्रतिबद्ध हो जाइए कि मैम अपनी फीवर के साथ साथ भी मेरी क्लास मिस नहीं कर रही है ना। मैं आपको कल रात की भी क्लास दी हूँ, आज भी दी हूँ, है ना। एक क्लास में जरूर दूंगी, भले फीवर है मुझे, बस नॉर्मल स्वस्थ है, दवाई चल रही है मेरी, है ना। तो जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगी, आप सबकी दुआएं साथ में है तो। चलिए, तो प्रतिबद्ध जैसे मैं हूँ, तो आप लोग बस एक ईमानदारी यहाँ पर रखिए कि सबसे पहले आप लोग शेयर करके आइए सोशल मीडिया, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे साथियों को कहना था कि मैम क्लास बायलैंग्वेज दीजिए, तो आज की क्लास जो आपके सीडीपी के क्वेश्चन है सभी बायलैंग्वेज में क्वेश्चन है। तो आप लोग इंटरेस्टिंग से सभी लोग आंसर करें, वो मीडियम हिंदी हो या मीडियम इंग्लिश, है ना। पूरी कोशिश करती हूँ कि आप मेरे साथी जो कहते हैं वो यहाँ पर ओम शिव शक्ति क्लासेस में हो पाए, ठीक है। चलिए, तो पहला कदम है ना। तो आप लोग जो जो कहेंगे सब कुछ होगा। हाँ, अपनी तैयारी को आपको कहीं पर चूक नहीं देना है ना। उसे आपको यहाँ पर मन से तैयारी करना है और क्लास डेली अटेंड करना है, ठीक। चलिए, तो शेयर करके आए होंगे, उम्मीद करती हूँ, नहीं किए हैं तो शेयर करके आइए। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले अपने मम्मी पापा को याद कर लेते हैं, ईश्वर को अपने नमन कर लेते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए। बायलैंग्वेज क्लास है आज की, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी, है ना। आंसर कीजिए सभी लोग, और सभी लोग बीच बीच में शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इंड इंग्लिश एनालिसिस आर एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। पश्च अन्वेषण जो होता है तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण जो होता है, इनमें से किसके उदाहरण है। ये जो उदाहरण है कौन से हैं, यहाँ पर बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन की बात की गई है ना। एनालिसिस करना है कि इनमें कौन से आपके ऑप्शन हैं जो उसके एग्जाम्पल हैं, किसके, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन के, है ना, पश्च अन्वेषण के। तो बताइए, आंसर कीजिए कौन से ऐसे एग्जाम्पल है इनमें से। एल्गोरिदम है, या मानसिक वृत्ति आपके मेंटल सेट्स है,
ह्यूरिस्टिक विधि होती है वो है, या फंक्शनल फिक्सनेस है? आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा? एल्गोरिदम होगा, मानसिक वृत्ति होगा, या स्वतः शोध या प्रकार में स्थिरता? आंसर करें सभी लोग। अब तो दोनों मीडियम के लिए क्लास है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आई थिंक, है ना? कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा। ओम शिव शक्ति क्लासेस आप सबके लिए हमेशा है, साथ में है आप लोग के, है ना? तैयारी के पहले भी है, तैयारी के बाद भी है ना? हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। चलिए तो आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्गोरिदम आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, है ना? एल्गोरिदम आपका राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आंसर कीजिए, देख लीजिए कि हमारे आंसर क्या है और कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, ठीक है? आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतर है, आप लोग यहाँ पे से आंक लीजिएगा। और सभी फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स आज हमें अपना नंबर यहाँ पर पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करेंगे, ठीक है? चलिए कि मेरे इतने नंबर आए हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए क्या कर, सीखने के वक्र, यहाँ पर कर्व ऑफ लर्निंग की बात की, किसकी बात की गई है? सीखने के वक्र यानी कर्व ऑफ लर्निंग की बात की गई है ना? ग्राफिक रिप्रेजेंट ऑफ द अमाउंट, मतलब सीखने की जो मात्रा होती है, गति होता है, प्रगति की सीमा और ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। जो क्या होता है, सीखने के वक्र होते हैं ना। कर्व ऑफ जो लर्निंग होता है, मतलब मैं आपको बताई हूँ कि क्या है आपकी लर्निंग। जैसे कभी कभी क्या है, धनात्मक, कई सारी लर्निंग की यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं, है ना? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्योत्तर होती है। मतलब धनात्मक का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई यहाँ पर पहले आपने प्रिपरेशन जो किया है ना? तो अगर आप प्रेजेंट, पहले आपने पास्ट में कोई प्रेजेंट यहाँ पर अपने प्रिपरेशन किया है अपने एग्जाम के तहत में, और जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, तो अगर पूर्व आपने जो भी किया है, तो आपको वर्तमान में कुछ ना कुछ हेल्प अगर मिल रही है, पहले सीखी हुई जो आपको कुछ ना सीखा है उसका हेल्प आज आपको मिल रहा है, तो आपको ये क्या हुआ, पॉजिटिव टर्म्स हुआ आपके लिए, है ना? और अगर आपने यहीं पर क्या हो जाएगा, जब बात आएगी किसकी, ये कर्व ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल वो है टाइप, ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको ऋणात्मक बता रही हूँ, धनात्मक बता रही हूँ, किसके हैं? कर्व ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल है, मतलब कि कहना चाहिए कि टाइप है ना, पॉजिटिव, ये आपके टर्म्स जो दोनों है ना? ध्यान रखिएगा ये, ठीक है? पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये दोनों। तो आंसर ये ध्यान रखिए कितने टाइप के होते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। या किसने कहा? ये कोई मनोवैज्ञानिक है कि उन्होंने क्या कहा है कि जो सीखने का वक्र होता है, मतलब कि कर्व ऑफ लर्निंग के जो ग्राफिक एग्जाम्पल होते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। हु सेड, मतलब किसने कहा है बताइए? रॉस जी ने कहा है, एबिंगहॉस जी ने कहा है, या स्किनर जी ने कहा है, एमएल बिग्गी जी ने कहा? आंसर कीजिए। ये डेफिनेशन दी है उन्होंने वक्र के बारे में, तो कौन दिया है? ये एबिंगहॉस जी ने दिया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना? तो आप लोग को समझने में, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? वर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि आपको छोटा दिख रहा है कोई शब्द? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है? बेशक बताइएगा, मैम आप सबके लिए बिल्कुल करेंगी, ठीक? चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग को समझ में आ रहा है तो ही बताइए, अगर शब्द अगर छोटे लग रहे होंगे तो भी बताइएगा, ठीक है? हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका निदान कर पाएं, ठीक? क्योंकि ये शिक्षा कैसी है, आप सबके लिए है ना? आप सबसे ही है, आप सब हो तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप सबसे ही मेरी पहचान है ना? चलिए अब आप जान लीजिए कि फीवर होने के बाद भी आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, या आपका कहीं ना कहीं स्नेह ही है ना? आपका लगाव ही है जो मैं आपकी क्लास मिस नहीं करने देना चाहती हूँ, बिल्कुल भी, है ना? क्योंकि मुझे तो वैसे इस टाइम पर रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन मैं इसीलिए मॉर्निंग की क्लास यहाँ पर थोड़ा सा रोक दी हूँ 2 से 3 दिन के लिए। फिर इसके बाद आपकी क्लास जैसे थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगी तो आपको दोनों क्लास देने लगूंगी, है ना? चूंकि मेहनत दोनों में ज़्यादा लग जाती है, इसलिए मैं आप सोचती हूँ कि आपको रात्रि की क्लास बस दे दिया करूँ, है ना? तो ठीक रहेगा। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन से थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, है ना? बताइए कौन सा इंक्लूड यहाँ पर, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक प्राइमरी लैब। जो उन्होंने क्या, थॉर्नडाइक जी ने क्या दिया, प्राइमरी लेवल ऑफ लर्निंग की उन्होंने टाइप बताए हैं, है ना? प्राइमरी लॉ इन्होंने बताया, क्या होता है प्राइमरी लॉ, उन्होंने बताया प्राथमिक नियम जो बताएं सीखने किसके, लर्निंग के, है ना? तो बताइए कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं, कौन सा ऐसा लॉ है यहाँ पर जो शामिल नहीं है? पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या लॉ ऑफ इफेक्ट, या लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, या लॉ ऑफ रेडनेस। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम होगा, प्रभाव का नियम होगा, या साहचर्य तक स्थानांतरण का नियम होगा, या एसोसिएट तत्परता का नियम? क्या होगा? आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? ऑप्शन, क्योंकि बात किसकी की गई है कि लॉ ऑफ इफेक्ट है नहीं, कौन सा ये ऐसा ऑप्शन है जो प्राइमरी लॉ नहीं है, किसका, थॉर्नडाइक जी का नहीं है। तो आपको मालूम है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज उन्होंने दिया है ना, अभ्यास का नियम उन्होंने दिया है कि आप कोई भी चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपकी उतनी ही निखार आएगी, है ना?
प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। हाँ, आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको वही चीज प्रभावित होती है, मतलब कि जैसे कोई चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वर्तमान में कोई चीज पढ़ रहे हो तो आप नेक्स्ट टाइम उसी चीज को पढ़ोगे जो आपको आज अच्छा लगेगा, है ना। मतलब जैसे आज आपने क्लास अटेंड किया, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को प्रयोग करोगे, उस चीज को प्रभाव, क्योंकि आपके ऊपर प्रभावी हुआ। आज की क्लास जैसे आप देख रहे हो अच्छी लगी तो कल भी आप नेक्स्ट टाइम उसको देखोगे, है ना। तो आप कहीं ना कहीं इफेक्टिव हुए इस चीज से, है ना। तो प्रभाव का नियम, लेकिन उन्होंने एसोसिएट शिफ्टिंग इसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। तत्परता का नियम उन्होंने बताया है, लॉ ऑफ रेडनेस की बात उन्होंने की। तत्परता का नियम के मतलब कि आप कोई चीज के लिए जब तत्पर हो सीखने के लिए तभी आप कोई चीज सीख सकते हो, वरना नहीं सीख सकते। किसी के फोर्स में आकर, किसी के दबाव में आकर के आप कोई चीज नहीं सीख सकते हो, है ना। तो इन्होंने ये ऐसी बात कही है। तो कौन सी बात उन्होंने नहीं कही है? अभ्यास का उन्होंने दिया है, प्रभाव का दिया है, तत्परता का दिया है, लेकिन साक्षरता ऑप्शन नंबर सी उन्होंने नहीं दिया। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। आंसर कीजिएगा सभी लोग और बीच बीच में आप लोग शेयर करते रहिएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके साथी नहीं जुड़ पाए, उन्हें दोबारा लिंक की जरूरत, आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी, अपने फेसबुक पे भी सभी लोग अपने अपने में शेयर करके आएंगे, जो साथी बीच में जुड़ते जाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा आज का जो टेस्ट है आपका सीडीपी का है और मेगा टेस्ट है। ये कैसा है? मेगा टेस्ट का पार्ट 1 है ना। बीच बीच में मैं हर सब्जेक्ट का मेगा टेस्ट भी देती रहूंगी कि आप लोग खुद से आप आकलन कीजिए। और आज आप लोग बताइएगा अपने नंबर कि हमारे नंबर, और आप लोग ध्यान देते रहिए एक दूसरे फ्रेंड्स, आप एक दूसरे को देखते रहिए कौन फ्रेंड्स हमारे कितने सही हो रहे हैं सबके, है ना। सबको देखना है और सबको तैयारी एक साथ बेहतर कीजिए। ठीक, ओम शिव शक्ति क्लास आप सबके लिए है, सारी क्लासेस हो रही है, डेली हो रही है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। बिहेवियर पे देता है, थिंकिंग पे देता है, रीजनिंग पे देता है, मोटिवेशन पे? आंसर करें सभी लोग, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। कंडीशनल जो रिस्पॉन्स होता है, अनुकूलित जो अनुक्रिया होता है, वो किस पर यहाँ पर बल देता है? आंसर करें सभी लोग, क्या हो जाएगा बताएं। बिहेवियर पे होता है, थिंकिंग पे होता है, यहाँ पर रीजनिंग होता है, मोटिवेशन में होता है। जी अनुक्रिया जो आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता है, तो किस पर ये फोर्स, किस पर ये बल देता है? तो किस पर ये बल देता है? ये बिहेवियर पर बल देता है ना। किस पर? ये बिहेवियर, व्यवहार पर बल देता है। ठीक, चलिए मतलब कहने का है कि अगर कोई अनुकूलित, आपको अनुकूलित कोई वातावरण मिल रहा है तो आपको रिस्पांस मिल रहा है तो आप क्या करो, आपके लिए पॉजिटिव टर्म्स है ना। जैसे आपको यहाँ पर आपने कहा कि मैम बाइलिंगुअल क्लास चाहिए तो हमको समझ में आएगा। हमको क्लास समझ में नहीं आती, मतलब हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, मीडियम हमारा इंग्लिश है, बहुत सारे साथियों को कहना था, है ना। तो हमने क्या किया, उस चीज को हमने यहाँ पर बाइलिंगुअल कर दिया। तो आपके लिए क्या अनुकूलित, मतलब आपको वातावरण कैसा, आपको एक माहौल मिला, है ना। तो आपने रिस्पांस किया, आप उससे जूझने की कोशिश की, आंसर करने की कोशिश की, आपने क्या किया, रिस्पांस किया। किस पे? ये क्वेश्चन, बाइलिंगुअल क्वेश्चन के तहत आपने रिस्पांस दिया। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया हो रही है ना। चलिए आपके अनुकूल यहाँ पर अनुक्रिया हो रही है। ठीक, चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये किस पर जाता है बल देता है? वो व्यवहार पर बल देता है। ठीक है, ना कि चिंतन या तर्क या प्रेरणा पर बल वो नहीं देता है। ठीक, चलिए मतलब जो चीज व्यवहार कितने तरीके से अच्छे से मैं आपको समझा पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं की बिहेवियर की बात हो रही है। ठीक, आंसर क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो बात कर लेते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। हाँ देखिए, द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, ये जो ऑपरेशन कंडीशनिंग होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, इसका दूसरा नाम और भी इसको किस नाम से जानते हैं? आंसर कीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से जानता है, क्लासिकल की या कंडीशनल की या ट्रेस कंडीशनिंग, किसके तहत इसको जाना था, किसका ये दूसरा नाम है? देख लीजिए, अनैमित्तिक है या प्राचीन है या समीपस्थ है या चिन्ह है? आंसर करें सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं। किसका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसको, इसका दूसरा नाम और भी क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसका दूसरा नाम है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सभी फ्रेंड ध्यान रखेंगे, है ना। किसको क्या दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे। अगर कोई क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? क्या है? निम्न में से ऐसी कौन सी यहाँ पर एक ऑप्शन है जो अधिगम की विशेषता नहीं है ना। करेक्टर्स ऑफ लर्निंग, है ना, इज नॉट, है ना, इज नॉट ए करेक्टर ऑफ लर्निंग, मतलब कौन सी यहाँ पर अधिगम की विशेषता नहीं है? आंसर कीजिएगा सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट यहाँ पर होता रहता है ना। ये क्या, लर्निंग इज ए ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज ये होता है, ये लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है, ये लर्निंग इज ए गोल डायरेक्ट प्रोसेस होता है? क्या होता है? आंसर करें, ये लर्निंग क्या है, इसकी कौन सी विशेषता है बताइए।
राइट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? तो बताएं, अधिगम जो होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग इज ए रियलिबिलिटी परमानेंट, मतलब वाकई सही बात है। क्या अधिगम क्या है? एक व्यवहार में आपके परिवर्तन है। मतलब कहना चाहिए कि अगर आप आज कोई चीज सीख रहे हो, है ना, तो जरूरी नहीं कि कल आप उस चीज, अगर आप आज ने कुछ आपने सीखा है आज और कल आपने नहीं अगर आज कुछ ही सीखा, कुछ पार्ट आज अगर आपने नहीं सीखा है तो जरूरी नहीं है कि कल आप बाकी का पार्ट कल आप नहीं सीख पाओगे, है ना। कल ये भी हो सकता है कि आज से बेहतर आप कल सीख सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या हुआ? अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन, मतलब आज कुछ और व्यवहार था। और या तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट उनको सही नहीं मिलता तो उनका व्यवहार अलग रहता है, लेकिन उनको और भी खुला वातावरण मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चा ऑब्वियसली वो क्या कर लेता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, चलिए तो फिर ये थर्ड के अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो अधिगम का अवलोकन होता है, मतलब कहना चाहिए कि डायरेक्टली ऑब्जर्व, मतलब कि अगर आपको कोई चीज यहाँ पर डायरेक्टली बताई जा रही है ना, मैं आपको क्या करूँ, क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करवाने लगती हूँ क्वेश्चन के तहत कि ऐसा से ऐसा यहाँ पर होने वाला है, तो आपको क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से आपको अधिगम वो चीज को सीख रहे हो आप। ठीक, चलिए तो ये अधिगम एक लक्षण प्रक्रिया है, गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। वाकई सही बात है, गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है ही, क्योंकि आपको अधिगम क्या होता है, किसी न किसी आप यहाँ लक्ष्य से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो अधिगम कैसा होता है, एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होता है। ठीक, लर्निंग कैसी होती है, गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होती है, ये भी आपका राइट। लेकिन होगा क्या नहीं, ये आप जान लीजिए कि लर्निंग इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो अभिवृत्ति है, अधिगम जो होता है प्राणी की अभिवृत्ति है, ये आपकी वृद्धि और विकास में नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, है ना। बाकी आपके राइट हो जाए, ए भी सही हो जाएगा, बी सी भी सही हो जाएगा, डी भी, लेकिन होगा कौन सा नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पूछ रखा है कि विशेषता नहीं की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। ठीक, चलिए तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम अगर क्लासेस से रिलेटिव आ रही होगी, क्वेश्चन से रिलेटिव, बिल्कुल बताइएगा, बेझिझक बताइएगा। ये खुला प्लेटफॉर्म है ना। मैं अगर इतने फीवर के बाद भी आप सबको क्लास दे रही हूँ तो आप सबसे बहुत लगाव है, आप सब मेरा परिवार हो, आप सबके बिना ही मेरी पहचान, मतलब आप सब साथ हो तभी मेरी पहचान है, आपके बिना यहाँ पर क्लासेस ही नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन करने से थोड़ा पानी ले लेती हूँ, आप लोग आंसर की। ठीक, चलिए आज आप लोग को अपने अपने आंसर बताना है और अपना नंबर बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर आपके नंबर कितने आए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो ये बताइए, कोहलर जी की बात की गई यहाँ पर, ये कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे क्या, सीखने के बारे में वो क्या प्रूफ करना चाहते थे, ऑटोनॉमस रैंडम एक्टिविटी या कॉग्निटिव ऑपरेशन या सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल आर यहाँ पर सुपीरियर एनिमल, किसकी बात करते हैं वो, या यहाँ पर परिस्थिति की बात करते हैं, बताए आंसर कीजिए। प्रिसिशन ऑफ डिफरेंस पार्ट ऑफ सिचुएशन, यहाँ पर परिस्थिति के उन्होंने विभिन्न अंग भी बताया है, तो क्या होगा राइट ऑप्शन, आंसर करें। कोहलर जी किसकी बात करना चाहते थे, किसको सिद्ध करना चाहते थे, बताएं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोहलर जी की बात में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, क्या है, सीखना, क्या है, सीखना को उन्होंने क्या बताया है, किस चीज से सिद्ध किया है, कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उन्होंने कॉग्निटिव की बात नहीं की है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, चूंकि आपका आज मेगा टेस्ट है तो किसी को मिस नहीं करना है, और डेली रात्रि के 9 बजे क्लास रहती है, सभी को क्लास डेली अटेंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं ना, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रही हूँ, एमपी टेट के भी करा रही हूँ, और आपको यूपी टेट के भी देने वाली हूँ ना प्रीवियस। तो आप सभी लोग सॉल्व करेंगे तो आपको अपने नंबर वैसे भी आगे पीछे नहीं होंगे, है ना। तो आप लोग सब बस तैयारी कीजिए ओम शिव शक्ति क्लासेस के साथ, है ना। कुछ टाइम अपने बुक में भी दीजिए, कुछ टाइम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी दीजिए, तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। ठीक, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। चलिए तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए, बताइए। जो आप किसी भी सब्जेक्ट को फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, अगर किसी नई भाषा को आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो किस चीज से आप प्रारंभ करना चाहिए आपको, बताइए, आंसर कीजिए। ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से करना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से करना चाहिए, एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड से करना चाहिए, नॉन ऑफ दीज, आंसर करें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका। अगर कोई चीज आप प्रारंभ कर रहे हो तो किससे करनी चाहिए,
तो नॉर्मल सी बात है, कहाँ से करना चाहिए आपको, लेटर एंड वर्ड से करना है। क्या करना है आपको, लेटर एंड वर्ड से करना है। जब आपके पास वर्ड ही नहीं रहेंगे, है ना, कोई शब्द ही नहीं रहेंगे, तो आप किसी चीज को प्रारंभ कहाँ से कर सकते हो, है ना। तो वो भी भाषा को सीखने के लिए, ये आपको बता रखा है। ये कैसा बता रखा है, ये आपको ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, जब न्यू भाषा को किसी को सीखना है तो आपको कहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लेटर एंड वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, अक्षरों और शब्दों के मध्य साचर होना चाहिए ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बताइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, कोई यहाँ पर डरने की बात नहीं है। आप सब मेरे साथी हो, आप सब मेरे फैमिली हो, है ना, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर झिझक करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से बस समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, और भी आसानी भाषा से यहाँ पर समझाया जाएगा, है ना। तो चलिए, जैसे स्वस्थ हो जाती हैं तो और भी थोड़ा, शायद अभी तक उतने अच्छे से, क्योंकि थोड़ा फीवर है तो अभी नॉर्मल है, ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल हो चुकी है अभी तक में, मेडिसिन चल रही है। तो चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पर आंसर कीजिएगा सभी लोग कि यहाँ से यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बताइए, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट इज आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लास। जब आपको समावेशी कक्षा होती है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें छात्र शामिल होते हैं, बताएं। आंसर कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर बात किसी किसी की गई है, जनरल और स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात की गई, सामान्य और विशिष्ट बच्चों की बात की गई है, वनली जनरल स्टूडेंट की बात की गई, मतलब केवल सामान्य छात्र की बात की गई, या वनली स्पेसिफिक स्टूडेंट मतलब कोई विशिष्ट छात्र हो, किसी समावेशी कक्षा में किस छात्रों को शामिल किया गया है, बताएंगे, है ना। तो क्या वनली जनरल को, या वनली स्पेसिफिक, या मल्टी लैंग्वेजिस्टिक को, जो मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, बहुभाषी हो, और गिफ्टेड स्टूडेंट हो। कैसा गिफ्टेड यानी बहुत प्रतिभाशाली हो। तो किस बच्चों को समावेशी कक्षा में शामिल किया जाता है, शामिल होते हैं, आंसर कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आप सबको मालूम है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है समावेशी कक्षा। मैंने वैसे पिछले ही कॉन्सेप्ट क्लास मैंने इसकी ले चुकी हूँ। तो अगर आप प्लेलिस्ट में, अगर आप सीडीपी में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको एनसीएफ भी मिल जाएगा, साथ ही साथ समावेशी कक्षा के तहत भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लास भी मिल जाएगी। तो आप अगर क्लासेस नहीं देखिए तो देख लीजिए, यहाँ से कितने नंबर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन बनता है समावेशी इंक्लूसिव। यहाँ पर क्लासरूम से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो किसी को मिस नहीं करना है। ठीक, चलिए तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। आपको मालूम है समावेशी जो इंक्लूसिव यहाँ पर क्लासेस होती है ना, तो यहाँ पर मतलब क्या रहता है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जनरल बच्चे भी रहते हैं, स्पेसिफिक बच्चे भी रहते हैं ना, यहाँ पर सभी टाइप के बच्चे यहाँ पर रहते हैं, है ना। गिफ्टेड हो या जनरल हो या स्पेसिफिक हो या मल्टी लैंग्वेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट दोनों की बात की गई है। तो जनरल में सामान्य बच्चे आ जाएंगे, अब विशिष्ट छात्र में आपके बाकी सभी बच्चे जो आपके स्पेसिफिक मतलब कहने चाहिए कि प्रतिभाशाली हैं तो वो भी विशिष्ट छात्र में आएंगे, बहुभाषी हैं वही विशिष्ट छात्र में आएंगे, है ना। कोई यहाँ पर विकलांग है वो भी आपके किस में आएगा, विशिष्ट छात्र में आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि केवल की बात नहीं की गई ना, ये केवल है, आपको दोनों केवल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। आपको केवल कलेक्शन नहीं लगाना है ना, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। अब बाकी डी आपके किसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म्स, यहाँ पर डिफाइन कीजिए कि मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, जो मैथमेटिक्स रिलेटिव यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है ना, अक्षमता रहती है मैथमेटिक्स रिलेटिव, तो कौन सी ऐसी अक्षमता है, डिसलेक्सिया है या डिसकैलकुलिया है या ये डिस्टोपिया है या नन ऑफ दीज है, बता आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। जब यहाँ पर पठन से संबंधित डिसलेक्सिया किससे है, पठन से संबंधित है, और यहाँ पर गणना दोष किससे, डिसकैलकुलिया से संबंधित है ना, किससे है, डिसकैलकुलिया है। जो आपका गणन दोष होता है वो क्या है, वो आपका डिसकैलकुलिया। तो मैथमेटिक्स में किस में आएगा, आपको मालूम है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर डिसकैलकुलिया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ज्यादा शब्द तो छोटे नहीं लग रहे ना यहाँ पर। चलिए तो वैसे तो मैंने सोचा कि अगर अब शब्द नहीं आएंगे एक साथ तो मैं आपको यहाँ पर विदाउट कैमरे के दूंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप सबको देखती हूँ तो वो भी फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
आंसर करेंगे सभी लोग। और आप बीच में जो साथी नए जुड़ते जा रहे होंगे तो वो जान लेंगे आज का जो टेस्ट है वो संडे को जो टैलेंट कोच प्रतियोगिता होने वाली थी वो किसी मैं स्वस्थ नहीं थी इसलिए नहीं दे पाई हूँ, है ना, उसके लिए, क्योंकि उसमें काफी मेहनत लगती है। आपको नेक्स्ट संडे कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज का जो टेस्ट है वो मेगा टेस्ट है। क्या है आज का जो टेस्ट है वो मेगा टेस्ट है ना, सीडीपी का मेगा टेस्ट है। आप लोग आंसर कीजिए क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत मॉडर्न क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर कीजिए और क्या होगा राइट ऑप्शन बिल्कुल बताइएगा। अपने अपने सभी नंबर बताइएगा, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मेरे सभी लोग फ्रेंड्स आंसर करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि मेरे कितने नंबर आए। नंबर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 91 65 89 94 52 ये नंबर है, ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल यहाँ पर क्लासेस से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये 52 है ना, क्या है 52 है, ठीक है। ये क्या है 94 52 है ना, 52 है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे इतने नंबर हैं। चलिए तो बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सक्सेसफुल इंक्लूसिव नीड्स, जो सक्सेसफुल मतलब समावेशीकरण की सफलता है तो किसके लिए आवश्यक है बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर करें। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना हो जाएगा, या अलगाव हो जाएगा, या क्षमता निर्माण का अभाव हो जाएगा, संवेदनशीलता। आंसर करें सभी लोग, क्या हो जाएगा। सक्सेसफुल इंक्लूसिव नीड्स के लिए समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। नो इंप्रूवमेंट, यहाँ पर पेरेंट्स की बात की गई है, सेग्रेगेशन की बात की गई, लैक ऑफ कैपेसिटी की बात की गई है, या सेंसिटिव यहाँ पर संवेदनशीलता की बात किसकी बात की गई बताइए। अब किसके लिए सफलता के लिए समावेशीकरण की जो सफलता है किसके लिए आवश्यक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सेंसिटिव मतलब कहना चाहिए संवेदनशीलता। जब आप ये पहला ऑप्शन जब देख लीजिए आप, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, जब आपका समावेशी मतलब समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होना चाहिए। समावेशी का मतलब जब एक साथ बच्चा रह रहा है तो वहां पर पर्टिकुलर तो कोई एक व्यक्ति या एक ही तरह का बच्चा तो होगा नहीं, वहां पर कई टाइप के बच्चे होंगे, है ना। तो हर बच्चों के माता पिता को भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि बच्चा अगर विकलांग है, नहीं चल पाता है, नहीं बात कर पाता, नहीं समझ पाता है ना, तो जब समावेशी कक्षा के तहत उसको एक साथ जोड़ा गया है, एक क्लास में एक टीचर उसको पढ़ाई करवा रहा है ना, तो क्या होना चाहिए वहां पर पेरेंट्स का भी वहां पर इंक्लूड होना चाहिए, वहां पर इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक। तो और भी आसान हो जाएगा टीचर के लिए भी, ठीक है। ठीक है, चलिए जब अलगाव कर देगा तो फिर किस बात की सफलता होगी, है ना। क्षमता निर्माण का अभाव, जब लैक ऑफ कैपेसिटी यहाँ पर बिल्डिंग कराई जाएगी उसकी, तो ये यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, कि क्षमता निर्माण दिखाया जाएगा, है ना। संवेदनशीलता, हाँ, उस चीज को आप समझिए जो समावेशी सफलता है जिस पर, उस चीज को आप समझिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपको उसके तहत उसको रखा जाए, ठीक। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। जो इमोशन के प्रकार होते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, फिजिकल नहीं है, कॉग्निटिव नहीं है, बिहेवियर नहीं है, सेंसरी नहीं। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन। यहाँ पर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं है, किसका, इमोशनल का। इमोशन का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं होना चाहिए, फिजिकल नहीं है, कॉग्निटिव नहीं है, बिहेवियर नहीं है, सेंसरी नहीं है। आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो आपका कॉग्निशन है ये संज्ञानात्मक है ना, मतलब एक मन का भाव ही है जो आपका संज्ञान है। संज्ञान से मतलब क्या होता है, जानना, किसी चीज को जानना, है ना, खोज करना, सोच करना, है ना, विचार करना। तो ये भी क्या है, ये आपके संवेग है, क्योंकि आपके हर वक्त तो आपको सोच विचार तो नहीं आते हो, किसी न किसी टाइप आप इंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। जब आप गेम खेलते हैं तो भी आपका ये तो नहीं कि आपको मैथमेटिक्स में क्या आया, 2+2 कैसे आया, है ना। तो ये हर वक्त नहीं होता। ये क्या है, एक क्या है, एक इमोशन है, एक एलिमेंट है, इमोशन के एलिमेंट है ना। अब यहाँ पर बिहेवियर की एक व्यवहार है, वो क्या है, एक व्यवहार है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी रोना तो कभी हंसना आता है। तो ये क्या है, एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है, जो कि एक किसके तहत रखा गया है, आपके इमोशन के एलिमेंट के तौर पर इसको बताया गया। इस एलिमेंट का जो यहाँ पर इमोशन के जो आपके एलिमेंट होते हैं उनमें से ये टाइप होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, बिहेवियर होते हैं, सेंसरी होते हैं, संवेदी होते हैं। ये सब कुछ किसके होते हैं, ये इसके एलिमेंट होते हैं, इमोशन के एलिमेंट होते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है कौन सा नहीं, तत्व नहीं की बात की थी, दैहिक, ये आपको फिजिकल नहीं है। फिजिकल से आपको कोई ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा एलिमेंट की जो आपको, हाँ, उसके अंदर फिजिकल के अंदर जो भी आता है, रोना है, हंसना है, क्रियाएं जो होती हैं वो आपके आती हैं, संवेग में, इमोशन में आती हैं। लेकिन पर्सनली आपका जो फिजिकल की बात है तो यही बस अकेले आपके पास इमोशन में नहीं आएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए तो कल शायद इस चीज से कोई किसी के कमेंट भी था, है ना, ध्यान रख लीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये ब्लूम के रिलेटिव भी आता है। ब्लूम का जो क्वेश्चन बनता है सीटेट में बनता है, एमपी टेट में, ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटिव, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बताएंगे सभी लोग यहाँ पर। विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जो कॉग्निटिव डोमेन का संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होता है, जो डोमेन होता है वो कौन सा होता है, बताएं। सभी लोग यहाँ आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे जितने लोग हैं यहाँ पर। देखिए एविलेशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेटिक है, यहाँ पर कंप्रहेंशन है या नॉलेज है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एविलेशन है, सिंथेटिक है, एनालिसिस है, एप्लीकेशन है या कंप्रहेंशन है, कंप्रहेंशन या नॉलेज है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉलेज है या एप्लीकेशन या कंप्रहेंशन या एनालिसिस या सिंथेसिस या एविलेशन। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉलेज है, फिर कंप्रहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है या फिर या एविलेशन है। तो आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन। जो आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है वो कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो राइट है, आंसर कीजिए सभी लोग। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका सीक्वेंस सही बता रहा है, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। आंसर करें सभी लोग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब बात किसकी आएगी, ज्ञान की बात आएगी, है ना। किसकी बात आएगी, ज्ञान की, नॉलेज की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आएगी, है ना। मतलब ज्ञान हो रहा है, कहीं ना कहीं आप चीजों को समझ रहे हो, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत वो चीज दिखेगी। कंप्रहेंशन, अवबोध भी होना जरूरी होता है ना। एप्लीकेशन भी है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेटिक है, यहाँ पर फिर एविलेशन। ये किसके डोमेन है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के राइट डोमेन है, मतलब यही इसका एक सीक्वेंस होता है। देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। एक इसका क्या पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है। इसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डोमेन होता है उसका एक सीक्वेंस पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसका सीक्वेंस से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा यहाँ पर सीक्वेंस सही है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको अगर पहला ऑप्शन अगर आप देखो एविलेशन देखो, तो कोई भी कार्य जब आप कर रहे हो, कॉग्निटिव हो, बिहेवियर हो, है ना, इमोशन हो, उसी चीज का पहले आप रिजल्ट तो नहीं, एविलेशन तो नहीं कर लेते, मूल्यांकन तो नहीं कर लेते, पहले कोई काम को आप स्टार्टअप करते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टअप की बात करोगे तो स्टार्टअप आपको नॉलेज, जब कोई चीज ज्ञान होगा, कोई चीज नॉलेज होगा, तभी तो आप किसी काम को स्टार्ट कर पाओगे, है ना। तो आपको ज्ञान से स्टार्टिंग होती है। फिर कंप्रहेंशन, यहाँ पर अगर आपका ज्ञान सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, लेकिन आपको सफिशिएंट आंसर यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जब ज्ञान की बात आएगी तो यहाँ पर ज्ञान और अनुप्रयोग की बात कर दी, एप्लीकेशन की, तुरंत एप्लीकेशन नहीं, उसका आप क्या करो, पहले उसका कंप्रहेंशन एक अवबोध जान लो कि चीजें वो क्या कह रहा है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, तो मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, आप लोग आंसर करेंगे और अपने सभी साथियों को शेयर करके भी आएंगे, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आप सबका। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग। जो गुड टीचिंग की है टीचर की, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो नहीं हो, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। क्या है, डेमोक्रेटिव है, ये सिंपैथेटिक है, या ऑटोक्रेट है, या डिजायरेबल है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। आंसर करिए क्या होगा, कैसा होना चाहिए। जो विशेषता नहीं की बात कर रहे, ध्यान दीजिएगा, ये विशेषता नहीं है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। बताएं, जनतांत्रिक है, सहानुभूतिपूर्ण है, स्वेच्छाचारी है, यानी यहाँ ऑटोक्रेटिक है, या वांछनीय सूचनाएं देने वाला है। आंसर करें क्या हो जाएगा, क्या होगा, जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो आपको मालूम है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, है ना। यहाँ पर लोगों के बारे में, भलाई के बारे में एक शिक्षक को होना, ध्यान देना जरूरी होता है। सिंपैथी, सहानुभूति भी वहाँ पर होना चाहिए, है ना। कोई प्रॉब्लम आ जाए, बच्चा रो रहा है, जैसे नर्सरी में कैसे बच्चे क्या करते हैं कि जब नर्सरी में बच्चे आते हैं तो वहाँ पर बच्चे तो जल्दी रोने लगते हैं, मम्मा की याद आने लगती है, बच्चे को आप चलो छोड़ो, है ना। बच्चा क्या है, जब LKG UKG बच्चा आता है तो वहाँ पर अगर 1 से 2 घंटे बैठा रहा है, उसके बाद वो रोने लगता है कि मुझे मम्मा के पास जाना है। तो आपको सहानुभूति, एक अगर मैम है, सर है, तो आपको सहानुभूति के तौर पर आपको देखना भी पड़ेगा कि बच्चा आपका यहीं पर, पापा जल्दी आ जाएंगे, मम्मा आपकी जल्दी आ जाएगी, आपको सहानुभूति देने, उस चीज को प्यार से समझाना पड़ेगा, है ना। तो वो भी आपको जरूरी होता है ना। चलिए अब बात आएगी ऑटोक्रेटिक की, आएगी स्वेच्छाचारी की बात आएगी। फिर फोर्थ ऑप्शन डिजायरेबल, मतलब कि वांछनीय सूचनाएं जो देने वाला है ना, कैसा हो, वांछनीय सूचना, जो आपके यहाँ पर डिजायर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, मतलब कि वांछनीय सूचना हो, तो वो भी आपको देना जरूरी है ना, जो लोगों के हित में हो, है ना, और कैसी हो, वांछनीय हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा नहीं यहाँ पर, आंसर कीजिए। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 6, स्वेच्छाचारी यहाँ पर विशेषता, मतलब टीचर की ही टीचर यहाँ पर नहीं चले कि ओनली आप क्या करें, स्वेच्छाचारी हो, स्वयं के स्वेच्छा से सब कुछ काम करे, नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो आपको बच्चों को देख करके हित में निर्णय लिया जाता है ना। जैसे यहाँ पर आपको होम शिव शक्ति क्लासेस क्या करता है, जैसे यहाँ पर जितने फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, जितने साथी मेरे से जुड़े हैं,
वो सब मेरी फैमिली है ना। अगर वो मुझसे प्रॉब्लम के लिए कुछ कहते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही क्लास में, तो मुझे खुद से भी बेचैनी होती है ना, तो उसे सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना हाँ उतना ही कर पाती हूँ जितना मुझसे हो पाता है ना, कोशिश पूरा करती हूँ कि हो पाए। अगर कहीं किसी पर त्रुटि रह जाती है तो आप सब लोग इसके लिए देखिए कि मैम नहीं कर पा रही हूँ तभी ऐसा नहीं की है ना। चलिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे सभी साथी एक एक सीट पक्की करें इस बार। ओम शिव शक्ति क्लासेस में जितने साथी जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, सभी की एक एक सीट पक्की हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पूरा कंटेंट दे रही हूँ उसी बेस्ड पर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। आप लोग को वैसे भी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड दिख जाते हैं, है ना, कि कैसा क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा। अब बताइए यहाँ पर एक्सपेंसिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय, प्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, बताएं। मैस्लो के द्वारा, या हर्जबर्ग के द्वारा, या विक्टर ब्रूम के द्वारा, या स्किनर के द्वारा। आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन। अब प्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो किसके द्वारा दिया गया था, विक्टर ब्रूम के द्वारा। किसके द्वारा, विक्टर ब्रूम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किन्होंने दिया था प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, विक्टर ब्रूम ने दिया था, है ना। अब यहीं पर बात किसकी जब आई, आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत, है ना। जो आवश्यकताएं होती नीड होती हैं, उसका जो पदानुक्रमित सिद्धांत वो किसने दिया था, मैस्लो जी ने दिया था ना। ध्यान रखिएगा, यहीं पर जैसे प्रेरणा का प्रत्याशा पूछा वैसे ही आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत भी पूछता, तो वो क्या बताओगे आप लोग आंसर करोगे, मैस्लो आंसर करेंगे आप लोग, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन यहां पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, विक्टर ब्रूम जी, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो तो बिल्कुल बताइएगा, आंसर कीजिएगा। बताइए यहाँ पर टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद, जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान होते हैं किस परिवार से संबंधित हैं, सोशल इंटरेक्शन से हैं। बताइए, सोशल इंटरेक्शन से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, पर्सनल है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन से हैं। बताइए, जब अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक क्या कह रहे हैं यहाँ पर अग्रिम व्यवस्थापक की बात, मतलब अग्रिम व्यवस्थापक मतलब सबसे पहले जो व्यवस्थापक के नाम यहाँ पर बताया गया, उसका प्रतिमान उसके बारे में बताया गया है। तो कौन करता है सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी सूचना कौन देता है आपको, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन से आपको मिल जाए। जैसे कोई वर्तमान में क्या हो रहा है तो आपको कहां से पहले सबसे पहले आपको न्यूज मिलती है, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस सूचना प्रक्रियाकरण से आपको ये चीजें आपको मिलती है, न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। पर्सनल तो आपको मिलती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन से आपको ये मिल नहीं जाएगा, ठीक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि आजकल डेंगू टाइफाइड ज़्यादा हो रहे हैं। आप सब लोग सुरक्षित रहिएगा, अपने अपने घरों पे रहिएगा, है ना, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ अपनी तैयारी कीजिए। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, डेट जब भी आए, है ना। जैसे सीटेट के भी एग्जाम चल रहे हैं अभी, मतलब होने वाले थे बट हो नहीं पाए, है ना, किसी रीजन से, ये लॉकडाउन के कारण से, है ना। तो देश ही पूरा थम गया था, तो हम सब एग्जाम करके भी क्या करते हैं ना, तो आप लोग तैयारी करते, हो सकता है दिसंबर के साथ ही कर दिया जाए, इसको ऐड कर दिया जाए, है ना, मर्ज कर दिया जाए इस एग्जाम को। तो सीटेट वाले भी टेंशन ना लें, आराम से तैयारी करें, एमपीटेट वाले भी आराम से तैयारी करें, ठीक। चलिए क्लासेस डेली अटेंड कीजिएगा, सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल, जो आपका क्या होता है यहाँ पर कौशलों का स्थानांतरण होता है, तो कौन सा ऐसा उपयोगी है, पहला देख लीजिए यहाँ पर, आंसर कीजिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि रेखीय विक्रम होगा, लीनियर प्रोग्राम होगा, या साखीय विक्रम या ब्रांचिंग प्रोग्राम होगा, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या जर्नी नॉट एड यहाँ पर डेस्टिनेशन, यहाँ पर प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। क्या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है, आंसर कीजिए। यहाँ पर स्किल कैसी होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल की बात की गई है, कौन सा ऐसा ऑप्शन जो यूजफुल होता है। तो कौशलों के स्थानांतरण की बात से क्या तात्पर्य है, कौशलों का स्थानांतरण से मतलब है, कौशल मतलब स्किल का ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मतलब कोई चीज अगर आपको आती है, अगर आपके सामने वाला फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है, तो आपने अगर उस चीज को बता दिया, उसे समझ में आ गया, तो वो क्या चीज है, वो क्या चीज। अगर आप घर पे बैठे हो, आपको फ्रेंड्स कोई आया, बातचीत करने लगा, बोला कि यार मुझे मैथमेटिक्स में ये समझ में नहीं आ रही, ये सेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज्योमेट्री या मुझे अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कैसे करना है। तो आपने उसे क्या किया, उसे राय दिया, समझाया, कोई एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल करके, तो आपने वहां पर क्या किया है, बताइए। आपने तैयारी व अर्जन के तहत आपने कौशलों के स्किल को ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यानी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
सभी लोग आंसर करते रहेंगे, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा और आप सभी लोग अपने अपने नंबर बता करके जाइएगा, ठीक है। चलिए बात यहाँ पर आंसर कर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं की बात की, किसकी यहाँ पर सूत्र की बात नहीं है, शिक्षण सूत्र नहीं, बताइए। Which one is not the maximum of teaching from the following, बताएं। ये indefinite to definite या from seen to unseen होना चाहिए, simple to complex या डिडक्शन to इंडक्शन, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शिक्षण सूत्र नहीं की बात की गई है, बताइए। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडेफिनिट टू डेफिनिट होता है, जो रूल होता है यहाँ पर शिक्षण सूत्र, इंडेफिनिट टू डेफिनिट मतलब कि जो चीज निश्चित नहीं अनिश्चित है वो चीज आप पहले निकाल देते हो, फिर इसके साथ निश्चित चीजों में फिक्स कर देते हो आंसर, है ना, ठीक है। ये आपने देखा। सरल से कठिन भी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी आपने देखा। कोई चीज पहले आप इजी बताते हो, फिर धीरे धीरे उसको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीजों में हार्ड तरीके में बताने लगते हो, है ना। जैसे ये नहीं कि आपको पहले आपने क्या किया उस चीज को, किसी बच्चे को अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना तो पहले आप टेबल बताओगे, पहले डायरेक्ट तो आप मल्टीप्लिकेशन बच्चे को बता नहीं दोगे, है ना, पहले आपको टेबल बताना पड़ेगा, 2 3 4 जो भी आप जिस टाइप का आप यहाँ पर किस भी वर्ड के जितने 2 से 3 संख्याओं का आप सिखा रहे हो, 2 संख्याओं का सिखा रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से उसको टेबल बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो टेबल का यूज तो करेगा तभी तो कैलकुलेशन कर पाएगा, है ना। तो वो चीज आपको सरल से कठिन, डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप उसको रूल बता दो बेटा मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है ना, आपको ऐसा नहीं करना, सरल से कठिन जाना, तो ये भी आपका रूल होता है। यहाँ पर डिडक्शन की बात की, डिडक्शन टू इंडक्शन, निगमन से आगमन की वो भी होता है, ठीक है। तो होता कौन सा नहीं है, ये सीन टू एसीन, एसीन पैसेज की से बात नहीं की, आप चीज को। अच्छा इस चीज को और भी आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको ये मत समझिए, जैसे हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे साथी होंगे जो कहते हैं कि मैम ने दोनों मीडियम रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश का कुछ ऐसा वर्ड होता है कि आप लोगों ने अगर उसे यहाँ पर पकड़ लिया है तो आप उस आंसर को रॉन्ग कभी कर ही नहीं सकती, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो बायलिंगुअल मैंने किया है उसे काफी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन आज मैंने जो स्टार्टअप किया तो मैंने देखा है कि यहाँ पर कि आप लोग अगर हिंदी मीडियम से जो कोई साथी है मेरे यहाँ पर, तो अगर वो लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पर जो बायलिंगुअल का आप इंग्लिश भी देखोगे, तो अगर आप वहाँ भी कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो, आपके लिए बहुत ये सुविधाजनक की बात है ना, तो आपको आंसर डायरेक्ट आप पकड़ लोगे, है ना। अभी मैं बात करूंगी पेडागॉजी में, आगे भी ईवीएस में भी देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो आपको चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि बस आप देखते बस जाइए, ठीक। हाँ आप सबका सहयोग होगा तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगी यहाँ पर, है ना। जैसे आप सबका इतना संख्या देखती हूँ इसीलिए मैं क्लास इतना फीवर मतलब कि अपना स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लास देती हूँ। रीजन क्या है, आप सबकी संख्या देखती हूँ, अच्छा लगता है कि आप सब जुड़े हुए हो। आप लोग मैथ्स की क्लास भी अटेंड किया कीजिए, है ना, विजय सर क्लास देते हैं डेली, मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, है ना, आप सबके लिए ही बनाते हैं, अपने लिए तो नहीं बनाते हैं ना, कि अपने लिए बनाएंगे तो सिर्फ अपने पास पढ़ेंगे। आप सबको दे रहे हैं फ्री में, ये क्लासेस मिल रही है, तो आप लोग इसका निःशुल्क का फायदा उठाए। हाँ आपको जहां पर समझ में नहीं आता आप लोग बिल्कुल बताइए, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व देखा जाएगा, है ना, क्योंकि जब मेहनत करके आपको दे रहे हैं तो उसका भी सोल्यूशन भी होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की। मॉर्निंग की जो क्लास है वो कल से है, ये परसों से आपको बता दी जाएगी कि टाइमिंग की हम थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम हो रही है 9 बजे, है ना, तो हम 10 या 11 बजे करने वाले हैं मॉर्निंग की क्लास के लिए, ठीक। तो आप सब तैयार रहिए क्लास अटेंड करने के लिए, कल या परसों ये टाइम आपको निर्धारित बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज अब ये डेली तो आपको रात्रि का तो चलेगी ही, यहाँ भी रुकने वाली नहीं है रात्रि की क्लास वाली। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपने देख लिया है टू, यहाँ पर फ्रॉम सीन टू असीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आपका एक यहाँ पर जो आपका माइक्रो टीचिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड मैं वीडियो दूंगी आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टीचिंग। क्या है, माइक्रो टीचिंग साइकिल, है ना। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण मतलब कि जो शिक्षकों क्या होता है, एक समूह होता है, सब कुछ प्लानिंग करते हैं, जैसे कोई भी सत्र स्टार्ट होता है, जैसे जुलाई में जैसे एडमिशन होते हैं तो उस समय माइक्रो टीचिंग के तहत सभी लोग इकट्ठा समूह में बैठते हैं, टीचर सब प्लान करते हैं कहाँ से कहाँ कब क्या करना चाहिए, है ना। ये माइक्रो टीचिंग, ये टीचिंग टीचर का ही एक ग्रुप होता है छोटा सा एक, उस चीज से क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं पहला फर्स्ट स्टेप टू माइक्रो टीचिंग साइकिल, मतलब ये कह रहा है कि जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसका प्रथम पद कौन सा है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कौन सा है माइक्रो टीचिंग का, टीचिंग है या प्लानिंग है, फीडबैक है या इंट्रोडक्शन। आंसर करें सभी लोग। टीचिंग होगा किसी भी चीज का, आप पहले खुद सोचें, टीचिंग होना चाहिए या प्लानिंग होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए या इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे साथी कि इंट्रोडक्शन तो तब होगा जब किसी चीज की प्लानिंग होगी ना, इंट्रोडक्शन तभी आप दोगे जब कोई आपके पास कंटेंट हो, किस कंटेंट पर आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हो वो तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए कंटेंट लाने से पहले आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग के साथ क्या होना चाहिए, आपके पास टीचिंग होना चाहिए, है ना। टीचिंग के बाद आपके पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर इसका फीडबैक आएगा, है ना, तभी तो सब कुछ फीडबैक मिलेगा। तो होगा कौन सा, प्रथम पद की बात की गई है, फर्स्ट स्टेप की बात की गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लानिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है। कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों को क्वेश्चन के तहत नहीं हो रही ना, आराम से सबको समझ में आ रहा है, सब तो ज्यादा छोटे नहीं लग रहे ना, हिंदी या इंग्लिश दोनों को बताइएगा बिल्कुल आप, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, आंसर कीजिए। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो अबोध स्तर होती है, जो समझ स्तर की यहाँ पर शिक्षण होता है उसमें शामिल है, कौन सा है, पहले आंसर कीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन है या कंपैरिजन है, ऑब्स्ट्रक्शन है या एक्सप्लोरेशन, आंसर कीजिए। अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल, अब जैसे अभी आपने देखा है संज्ञानात्मक, जब हमने आपको बताया है संज्ञानात्मक कौन सा डोमेन है ना, कौन सा सीक्वेंस डोमेन बताया गया, तो वहां पर हमने देखा था, क्या देखा था वहां पर हमने, आंसर कीजिए, नॉलेज देखा था, फिर हमने ज्ञान देखा था, फिर हमने अबोध देखा था, है ना। पहले हमने क्या देखा था, नॉलेज देखा था, फिर क्या देखा था हमने, अबोध देखा था, ठीक। चलिए तो यही उसी टाइप के क्वेश्चन, मतलब उसके टाइप पे भी से आपको क्वेश्चन बना देता है, यह चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलिए तो बताइए कि अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है, आंसर करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरेशन की यहाँ पर शामिल किया गया है ना। आपने अभी देख लिया, एप्लीकेशन नहीं, कंपैरिजन नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, एक्सप्लोरेशन वहां पर अन्वेषण यहाँ पर मतलब होता है, खोजबीन होता है, वो आपको यहाँ पर इंक्लूड कराया गया है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई क्लासेस से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, और सभी लोग शेयर करते आए, एक बार आप लोग मन लगाकर शेयर करके आ जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग शेयर करके आए, है ना। हाँ शेयर करके आप लोग लौट भी आइएगा, बुलाना ना पड़े फिर, है ना, कि आप लोग भी चले फिर आप लोग को भी कोई बुलाने जाए, ऐसा नहीं करना है। आप लोग आंसर कीजिए तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इफेक्टिव, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। हाँ फॉर यहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इन इज पॉसिबल बाई, यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या दिया है, मतलब कहना चाहिए शैक्षिक सुधारों में जो प्रभावी विकेंद्रीकरण होता है, तो वो विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब होगा, जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होगा पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है, कैसे इफेक्टिव है, बताइए। पहला आंसर क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब खंडवार संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े तब है, या सेकंड क्या है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, या उत्तर चुने, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो शैक्षिक सुधार होते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म होते हैं, इफेक्टिव कब होंगे, कब उसका विकेंद्रीकरण संभव होगा, बताइए कैसे संभव है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी या विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब संभव होगा, कब इफेक्टिव होगा, कि कब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कब पॉसिबल है, आंसर करें। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट जब आप यहाँ पर क्लस्टर की बात की जाएगी, या ब्लॉक रिसर्च की बात की जाएगी तब है, या एबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्स की बात की जाएगी तब होगा, या रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल की बात होगी तब होगा, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है बताइए। तो आपको मालूम है कि मटेरियल भी होना जरूरी है, शैक्षिक में शिक्षण में आपको मटेरियल भी होना जरूरी, लोकल रिसोर्स, हाँ जो एबिलिटी होगी, योग्यता जो हो आपका स्थानीय भी हो, कैसा हो स्थान, बच्चों को आपको क्या करना है, मातृभाषा में चीजों को समझाना है ना, लोकल लैंग्वेज में को थोड़ा बहुत समझाना, ताकि वो चीजों को उसके मातृभाषा जो उसका स्थानीय निकाय है वहां से रिलेटिव भी कुछ चीजों को समझाइए, है ना, यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ पर जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े तभी क्या होगा, मतलब आपको ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, मतलब कि आपको रिसोर्स भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टीचर ही अकेले सब कुछ कर लेता है ना, रिसोर्स भी होना चाहिए, है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय संदर्भ भी उपलब्ध होना चाहिए, और उसके पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद, एक टीचर के पास क्या होना चाहिए, मटेरियल भी, रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, साथ ही साथ मतलब कि रिसोर्स भी होना चाहिए उसके साथ, है ना, किसके साथ, टीचर के साथ, ये तीनों चीज टीचर के साथ होनी चाहिए, तभी एक जो शिक्षक सुधार होता है, शैक्षिक सुधार होता है, तभी वो संभव होता है। तो देख लीजिए ए और बी होगा, या बी सी होगा, या ए सी होगा, या ए बी और सी तीनों होगा, आंसर करें क्या होगा राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा ना, ए बी सी तीनों सही आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए एक छात्र पढ़ रहा, क्या है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, एक छात्र कोई पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है,
क्या कर रहा है वो, रीडिंग, समवन कॉल्ड। अब बच्चे क्या कर, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, ए स्टूडेंट इज ए रीडिंग, समवन कॉल्ड हिम बाय नेम, मतलब उसके नाम से कोई बुलाया, उसको नाम से कोई बच्चे को क्या बुलाया। तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा यह छात्र अपनी अनुक्रिया यहाँ पर प्रकट करेगा। जो स्टूडेंट है विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन है जो वो रिस्पॉन्स करेगा, कौन से ऑप्शन से वो रिस्पॉन्स, बच्चे को क्या कर रहा है, कोई आवाज देकर के बुला रहा है, लेकिन बच्चा अभी सिर्फ सुन रहा है ना, क्या कर रहा है वहां पर सुन रहा है, लेकिन जो अपनी अनुक्रिया व्यक्त करेगा तो किस हिसाब से करेगा, आखिर सुनेगा तभी तो वह यहाँ पर रिस्पॉन्स कर पाएगा, है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, स्पर्श संवेदना है ना, स्पर्श संवेदना है या ध्वनि संवेदना है, दृष्टि संवेदना है, प्रत्यक्ष संवेदना, आंसर करें। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट ऑप्शन, क्योंकि जब बच्चा सुन रहा है, सुनने के बाद वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, पर प्रतिक्रिया करेगा कब, वो प्रतिक्रिया करेगा कब, जब उसको सुनाई देगा ना, यानी ध्वनि संवेदना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑडियोटरी सेंसेशन, यहाँ पर वह हो जाएगा ध्वनि संवेदना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग रात्रि के 9 बजे क्लास नहीं मिस करना, आज का ये जो टेस्ट है मेगा टेस्ट है, तो आप लोग को आंसर करना है, सभी लोग को सीडीपी का मेगा टेस्ट है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग वैसे भी, है ना। तो आंसर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को चैनल की लिंक दे दी ताकि वो लोग भी जुड़ पाए। चलिए, और क्लासेस के अंत तक बने रहा करिए, आप लोग यहाँ पर स्किप करने की आदत बहुत अच्छी नहीं आप लोगों की, है ना। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर व्हाट इज द एज ऑफ प्री, यहाँ पर प्री प्रोफेशनल स्टेज प्राइमरी, यहाँ पर किसके, जीन पियाजे की बात की गई है ना, प्री ऑपरेशनल की जो उन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो कौन सी ऐसी अवस्था, कौन सा यहाँ पर एज है, बताइए। जो जीन पियाजे के द्वारा जो एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज थ्योरी, स्टेज जीन पियाजे थ्योरी, यहाँ पर जीन स्टेज जीन पियाजे होना चाहिए, है ना, हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पियाजे थ्योरी है ना। तो देख ले, बर्थ टू 2 ईयर होना चाहिए, जो प्राक संक्रियात्मक होता है, ये प्री ऑपरेशनल एज होता है, कौन सा है, बर्थ टू 2 ईयर, मतलब कि जन्म से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 वर्ष, या दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा क्या है 4 to 8, 4 से 8 वर्ष, 5 to 8 यानी 5 से 8 वर्ष। तो जो प्री ऑपरेशनल की एज है कौन सी एज है, बताएं, आंसर करें सभी लोग। आप लोग को वैसे मैं इस तरह के क्वेश्चन करा भी चुकी हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर कीजिए कि जो हमारी प्री ऑपरेशनल एज होती है वो कौन सी, किस उम्र में होती है, कौन सी एज को प्री ऑपरेशनल कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 to 7 हो जाएगा, है ना, 2 से 7 वर्ष यहाँ पर प्री ऑपरेशनल हो जाएगा, है ना। और जब मोटर सेंसरी की बात है कि ये प्री ऑपरेशनल की बात है, 2 से 7 वर्ष, और जब मोटर सेंसरी संवेदी पेशी पहली अवस्था की जब बात आएगी तो जन्म से 2 वर्ष आएगा, है ना, क्या आ जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर करेंगे सभी लोग, है ना, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। और सभी लोग शेयर करते रहिएगा, शेयर करना किसी को नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके यहाँ पर, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द लेटर चाइल्डहुड, बताइए, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है हाई इंटरेस्ट टू साइंस फिक्शन की बात की गई है, या इंटरेस्ट या लोकल पावर की बात की गई, ऑपरेशनल प्लानिंग की बात की गई है, इनटू इमेजिनरी फियर्स की बात की गई। आंसर करें क्या होगा, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि हो, जो बाल्यावस्था क्या है बच्चों, क्या है, बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, क्या है, बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं की बात की गई है। तो आंसर कीजिए क्या होगा यहाँ पर, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं जो होती हैं तो ये बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं होती हैं। बच्चा क्या करता है, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेता है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होता है, या भविष्य की योजना की सूझबूझ होता है, या काल्पनिक भयों का अंत होता है। आंसर करें, सभी लोग आंसर करें क्या हो जाएगा। तो बाल्यावस्था बौद्धिक विकास विशेषता नहीं की बात कौन सी नहीं है, आपको मालूम है काल्पनिक भयों का अंत, मतलब यहाँ तक आते आते थोड़ा बहुत काल्पनिक भयों का उसको डर वहां पर कम हो जाता है ना। अब यहाँ पर हाई इंटरेस्ट टू साइंस फंक्शन, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, हाँ बच्चा लेने लगता है, रुचि लेने लगता है इसमें ना, यहाँ पर ये भी हो जाता है। विशेषता नहीं की बात की, ये ध्यान रखना है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति मतलब बढ़ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज लॉजिकल, यहाँ पर पावर की जो इंक्रीज पावर है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा
रहा है ना, ये चीज भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर होता क्या नहीं, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ कैरियर, यहाँ पर भविष्य के सूझबूझ उसको इस उम्र में बच्चे को नहीं हो जाती है ना, कि हमें डॉक्टर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, क्या बनना है, वो इतना जल्दी अभी इस चीज को प्लान नहीं कर पाता। तो होती क्या नहीं, बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं होती है, वो आपके ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ कैरियर नहीं होता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ध्यान रखिए, क्योंकि अवस्थाओं से क्वेश्चन बनेगा, अवस्थाओं में कौन सी विशेषता होती है, कौन सी अवस्थाओं में कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। आंसर कीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे, तो सभी लोग बताएंगे मेरे आज कितने नंबर सही हुए हैं, है ना, सभी साथी आंसर करेंगे। अब बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ गई है। विच आर द फॉलोइंग फिजिकोलॉजिस्ट इज एसोसिएट विद लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर विनय जी की बात की, चोम्स्की, पावलोव, मास्लो, मतलब इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या बात की, उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की गई है ना, भाषा विकास की उन्होंने बात, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है, भाषा विकास की बात की है, बताइए। विनय जी ने बात किया है, चोम्स्की जी ने बात किया है, पावलोव जी ने किया है, या मास्लो जी ने, क्या आंसर कीजिए सभी लोग। भाषा विकास संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका चोम्स्की जी की यहाँ पर राइट। भाषा के विकास को उन्होंने ही बात की, चोम्स्की जी ने ही बात किया। हाँ, जब भाषा विकास संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या आंसर करोगे, चोम्स्की जी करोगे, क्या करोगे, चोम्स्की जी। अब जब आपका सामाजिक अंतःक्रिया की बात आ गई तो क्या करोगे आप, वाइगोस्की जी करोगे, क्या करोगे, वाइगोस्की जी करोगे, है ना। और जब फोर्थ चीज क्या आएगा, संज्ञानात्मक की बात आ गई तो क्या आंसर करोगे, जीन पियाजे करोगे। कौन किसका करोगे आप, जीन पियाजे करोगे। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कौन किससे संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आपको मिस नहीं करना है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्पीड तो नहीं हो रही है ना, चलिए बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग को तो। देखिए, जो थॉर्नडाइक पब्लिश्ड हिज थ्योरी टाइटल, मतलब उनकी जो थ्योरी है तो उनका शीर्षक क्या, टाइटल क्या है उनकी थ्योरी का, आंसर कीजिए। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक के सिद्ध से किया है, बताइए। ट्रायल एंड एरर लर्निंग की बात की इन्होंने, साइन लर्निंग की बात की, कॉग्निटिव लर्निंग की, स्पेस लर्निंग की, बताइए। अधिगम के प्रयास एवं भूल, या संकेत अधिगम, या संज्ञानात्मक अधिगम, या स्थान अधिगम, किसकी बात, अपने जो थ्योरी है उनकी, तो उन्होंने किस नाम का शीर्षक यहाँ पर दिया है। तो आपको मालूम है क्या होगा राइट ऑप्शन, बहुत सारे साथियों को मालूम होगा। इन्होंने किसकी बात की है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की इन्होंने बात की है। थॉर्नडाइक जी ने किससे बात की है, ट्रायल एंड अधिगम के प्रयास एवं भूल को बात उन्होंने की है। मतलब कि अगर कोई चीज आप बार बार सीख रहे हो, है ना, तो एरर आ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फॉर्म आपका फिल नहीं किया जाएगा ना, कभी कभी फॉर्म फिल करने में क्या हो जाता है, एरर आ जाता है कनेक्शन में, लेकिन उसके बाद एरर के बाद कभी कभी कंप्लीटली वहां पर कंप्लीट भी हो जाता है, मतलब होता भी, ऐसा नहीं कि हमेशा एरर ही आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। मतलब अगर आज एरर आ रहा है तो कल यहाँ पर बेस्ट भी हो सकता है ना, आज अगर कम नंबर आ रहे हैं तो कल आपके ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्या पता कब इंसान की आखिरी चाबी लगे, किसी को मालूम नहीं होता। इसलिए कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें क्यों नहीं मिला, अगले साथी को मिल गया मुझे नहीं मिल पाया, इसके लिए कभी परेशान मत होइए, है ना। बस आप काम करते रहिए, आपको भविष्य में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कॉग्निटिव से रिलेटेड जब बात आ गई, जीन पियाजे की थ्योरी में आप टिक कीजिएगा, है ना। चलिए बताइएगा, यहाँ पर ये अवस्था तो आप सब लोग गैंग की अवस्था वैसे भी गुजार चुके हैं, बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। गैंग एज जो होती है, ये कौन सी एज है, गैंग एज एसोसिएटेड विथ एज एंड डेवलप्ड, यहाँ पर की बात की, जो गैंग एज की जो मतलब कहना चाहिए कि जो गैंग एज गिरोह की अवस्था होती है तो आयु वर्ग में विलंब विकास से संबंधित है, जो गिरोह की अवस्था है तो वो विलंब विकास से संबंधित है। कौन सी यहाँ पर अवस्था है जो आपकी क्या है, गिरोह की अवस्था कहा जाता है, तो किस आयु वर्ग में है, बताइए। 3 to 6 है, 8 to 10 है, या 16 to 19 है, 16 to 19 ईयर। ये मोरालिटी की है, यहाँ पर कॉग्निटिव की है, बताएं आंसर कीजिए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा ऑप्शन, और 8 to 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 to 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरोह की अवस्था यहाँ पर मानी जाएगी, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कौन सी अवस्था कितने वर्षों तक होती है ना। सभी लोग आंसर कीजिएगा। मैं आज फीवर के होने के कारण भी आपको मॉर्निंग क्लास तो नहीं दे पाई हूँ, लेकिन इसलिए रात्रि क्लास मिस नहीं की हूँ। सभी साथी आंसर करेंगे और सभी लोग अपने आंसर देखिए
कितने से टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर दे रही हूँ आपको। कितने क्वेश्चन? टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये समझना है चीज़ को कि मैम कितना मेहनत कर रही हैं, है ना। इतना करने के बाद भी तो आप लोग से मैं बस कुछ नहीं चाहती, बस एक चीज़ चाहती हूँ कि सबसे पहला हम तो क्या कीजिए, अपना क्लास अटेंड कीजिए, है ना, अपनी पढ़ाई कीजिए। दूसरा काम, जब भी आपको टाइम मिले तो अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना जरूर कीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिलेगा दिल से जरूर कीजिएगा कि आप मेरे लिए शेयर कीजिए, लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ अपने लिए, है ना, अपने लिए क्या चाहती हूँ कि आप सबका बेस्ट रिजल्ट आए और साथ ही साथ यहाँ पर आप शेयर करें, है ना, क्योंकि आप लोग ही हमारा यहाँ पर सहारा है, आप लोग ही सब कुछ हैं, आप लोग ही इसे आगे बढ़ाएं। जहाँ तक आज मैं जहाँ भी हूँ आप सब साथी की वजह से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं कभी नहीं भूल सकती इस चीज़ को कि जहाँ भी हूँ आज मैं हूँ आप सबकी वजह से हूँ। तो मैं और भी चाहती हूँ कि आप लोग भी और भी शेयर कीजिए। अब तक आपने साथ दिया, काफ़ी अच्छा साथ सहयोग रहा आप सबका, आगे भी दीजिए क्योंकि लाइव क्लास हम जल्द लेने वाले हैं ना। क्राइटेरिया पार हो गई है समथिंग, बस थोड़ी दूरी बची हुई है, तो बस क्लास भी लेंगे, सब कुछ संभव होगा। लेकिन हाँ, आप सब मेरे साथ रहेंगे तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। यहाँ पर जो जीन पियाजे थ्योरी से रिलेटिव है, तृतीय अवस्था कौन सी है जो उनके डेवलपमेंट की तीसरी अवस्था कौन सी है? प्री ऑपरेशनल है या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है या फॉर्मल ऑपरेशन या सेंसरी मोटर है? आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन। तो आपका आज आपके टोटल 30 क्वेश्चन है, आज आपके टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, है ना। चलिए तभी 30 के 30 ही यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात किसकी की गई यहाँ पर? थर्ड स्टेज की। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, सेंसरी मोटर की मैंने क्या बताया, जन्म से 2 वर्ष, क्या बताया था मैंने, जन्म से 2 वर्ष, है ना। फिर दूसरी प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, ठीक, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। चलिए फिर तीसरी क्या हो जाएगी यहाँ पर बताइए, कॉन्क्रीट हो जाएगी, फिर यहाँ पर फॉर्मल हो जाएगी, यहाँ पर तीसरी चौथी चार अवस्थाओं की बात यहाँ पर की गई है ना। किसकी अवस्थाओं की बात की गई है? 4 अवस्थाओं की। तो यह पहला कॉन्क्रीट आपका तीसरा है, जो मूर्त होता हुआ आपका थर्ड स्टेज है ना, 7 to 11 है ना। ये आपका जो फॉर्मल है यह क्या हो जाएगा, 11 से आगे हो जाएगा, है ना। यहाँ पर किशोरावस्था का भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो आप देख लिए कि पहला कौन सा है, जन्म से 2 वर्ष, दूसरा कौन सा है, पूर्व है जो कि 2 से 7 वर्ष है ना, 2 से 7 वर्ष है, फिर मूर्त है 7 से 11, फिर औपचारिक है 11 से आगे वर्ष, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तृतीय अवस्था कौन सी है बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आपकी द्वितीय अवस्था होती है, तृतीय होती है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, हाँ, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकोलॉजिकल फैक्टर एंड कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर निम्न से अधिगम कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या है कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है ना। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मनोविज्ञान में साइकोलॉजिकल फिजिकोलॉजिकल फैक्टर में जो इंक्लूड नहीं है, बताइए। मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, लर्निंग डिजायर है या नेचर ऑफ कंटेंट है? आंसर कीजिए। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? आंसर करें। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो अधिगम होता है ना, लर्निंग होती है जो, तो ये योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों की बात आ गई तो वहां पर आपको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। लर्निंग में आपको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, इंटरेस्ट की भी जरूरत होती है, अधिगम की इच्छा भी। जब आप कोई चीज आपकी क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिगम मतलब सीखने के लिए कुछ ना कुछ इच्छा बनानी पड़ेगी। जैसे क्या हुआ कि जैसे आपको कोई आज बुक पढ़नी है ना, कोई मैगजीन पढ़नी है, तो सबसे पहले अपना, अगर आप सिलेबस पढ़ भी रहे हो अपन ना, तो सबसे पहले अगर मैगजीन पढ़नी है तो सबसे पहले क्या होगा, आपको उस चीज को पढ़ने की इच्छा बनाई जाएगी, फिर उसमें रुचि बनाया जाएगा ना। रुचि बनाने के बाद फिर क्या मिलेगा उसमें, और भी अगर आप चीजों को आगे ब्रॉड करना है उसको, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये सब चीजें आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। आप कंटेंट यहाँ पर नेचर ऑफ कंटेंट, विषय का वस्तु बस कैसा है आपको यहाँ पर मायने नहीं रखता, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब 30 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में यहाँ पर गलत है, ठीक। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल वैल्यू। यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सोशल वैल्यू के यहाँ पर ऑप्शन है, सामाजिक मूल्य कौन सा है बताइए। प्राइमरी गोल है, इंस्टिंक्ट है, ये अल्ट्रिज्म है या अग्रेशन नीड है, बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग। जिनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, या सहायता परक व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता? आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका।
तो आपका हो जाएगा यहाँ पर निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, क्या है, सामाजिक मूल्य है। तो क्या हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार। आपको सामाजिक मूल्य में क्या बताया जाता है कि समाज में व्यवहार बताया जाता है, सहायता हेल्पिंग बताई जाती है। आपको वहां पर मूल प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। प्राइमरी गोल आपका प्राथमिक लक्ष्य नहीं पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है ना। अग्रेशन यहाँ पर आक्रामकता की बात यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन हाँ यहाँ पर होती किसकी है, सहायता परक व्यवहार की बात होती है कि सामाजिक मूल्य में आपको यही सिखाया जाता है कि समाज में रहना चाहिए, समाज के सभी लोग एक बराबर हैं, है ना, सबका हित देखना चाहिए, ये सब आपको सिखाया जाता है। जैसे मोरल वैल्यू के अंतर्गत, ये सोशल वैल्यू के अंतर्गत, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको क्या चाहिए, चीजों से अब यहाँ पर ज्ञान संज्ञान सिखाया जाएगा। इस तरह से हर एक क्राइटेरिया होता है, हर चीज में अलग अलग सिखाया जाता है। आप इन सब चीजों कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बिल्कुल आपको सब कुछ आसान लगेगा। तो आज आप बताइए कि 30 में से आपको कितने क्वेश्चन बने हैं, कितने राइट ऑप्शन है। सभी लोग अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे नंबर का मैसेज करेंगे 91 65 89 94 52। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ना, कोई प्रॉब्लम हो कंटेंट से रिलेटेड तो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, अपना नंबर बताइएगा भी, है ना। चलिए, तो आज के मेगा टेस्ट में आप लोग कितने नंबर आए बिल्कुल बताइएगा। और डेली रात्रि के 9 बजे यहाँ पर क्लास रहती है, तो किसी क्लास मिस नहीं करना है ना, रात्रि के 9 बजे। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही था, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर नहीं लगा तो फीडबैक दीजिएगा, लगा है तो ही फीडबैक दीजिएगा। हाँ, लाइक की संख्या कम रहती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आप सभी दोस्त यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स, भाई बहन मित्र बंधु जितने जुड़े हैं सभी लोग जान लीजिए लाइक की संख्या कम रहती है ना, बार बार बोल रहे लाइक की संख्या कम रहती है, लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।